आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स के अंतर्गत प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज। ठीक है, मेज क्रॉप के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो मेज क्रॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम्स में अक्सर जो है वो पूछा जाता है। तो आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज क्रॉप। तो मेज क्रॉप की अगर हम बात करें, मक्का की फसल उत्पादन तकनीक की अगर बात की जाए तो मक्का के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे या नो, अगर बात करें मेज की तो अगर साइंटिफिक नेम की बात करें मेज की, इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो जिया मेज होता है। इसकी जो फैमिली होती है ग्रैमनी और पोएसी। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 20 होता है। ठीक है, तो अगर जो है मेज की अगर प्रॉपर बात की जाए मक्का की, तो मक्का जो है वो एक C4 प्लांट होता है। ठीक है, जिसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो जियामेज होता है। ठीक है, इसकी फैमिली जो होती है वो ग्रैमनी होती है। आर पोएसी जिसको बोलते हैं, इसका सीरियल नंबर जो उसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 20 होता है। ये कैसा प्लांट होता है? ये एक C4 प्लांट होता है। ठीक है, C4 प्लांट होता है। मिरेकल ठीक है, इसे जो है मक्का को जो है एक अद्भुत फसल कहा जाता है, मिरेकल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मक्का एक अद्भुत फसल होती है। ठीक है, ये अपने विशेष गुणों के कारण, विशेष उत्पादन के कारण जो है वो एक अद्भुत फसल होती है, इसे कहा जाता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जियामेज होता है। इसकी फैमिली ग्रैमनी और पोएसी होती है। इसका साइंटिफिक नेम जो, इसका क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 20 होता है। ये कैसा पौधा होता है? C4 प्लांट होता है। और ये से हम एक अद्भुत फसल यानी मिरेकल क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके बारे में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर बात करें मक्का की, तो मक्का जो है इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो जियामेज है। ठीक है, ये भारत में प्रमुख खाद्यान्न एवं चारा फसलों में से एक है। इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी, यानी कि क्वीन ऑफ ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? क्वीन ऑफ ग्रेन्स के नाम से जानते हैं। क्वीन ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, इसे क्वीन ऑफ ग्रेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और क्या कहते हैं इसे? मिरेकल क्रॉप्स। ठीक है, मिरेकल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है, यानी ये अपने उत्पादन एवं विशेष अद्भुत गुणों के कारण इसे मिरेकल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और क्योंकि इसकी उत्पादन क्षमता अन्य अनाजों की तुलना में अधिक होती है, तो मक्का का उपयोग प्रायः भोजन, पशु, ठीक है, आहार, स्टार्च उद्योग, तेल, ग्लूकोज, इथेनॉल, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न के निर्माण में किया जाता है। भारत में मक्का की खेती खरीफ, रबी तथा जायद तीनों मौसम में की जाती है। वैज्ञानिक विधियों अपना करके मक्का की उपज में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से मक्का जो फसल है वो भारत के कई सारे प्रमुख राज्यों में उगाई जाती है। ठीक है, इसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लाइसिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है।
ठीक है। और ये जो है अन्य अनाजों की तुलना में इसका मानव भोग में अधिक उपयोग किया जाता है, जैसे आहार के रूप में, स्टार्च के रूप में, तमाम प्रकार के इंडस्ट्रीज में, ऑयल्स के रूप में, ग्लूकोज इथेनॉल के रूप में, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न के मतलब विभिन्न प्रकार के इसके जो है वो उत्पाद बनाए जाते हैं। तो आहार की दृष्टिकोण से देखें तो आहार की दृष्टिकोण से भी इसका काफी ज्यादा महत्व है। और अगर आप देखें जो है वो जो है स्टार्च की दृष्टिकोण, स्टार्च के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, तमाम प्रकार की इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इथेनॉल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज के रूप में, आयल्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काफी उपयोगी फसल है, इसीलिए इसे मिरेकल क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम जलवायु की बात करें तो मक्का जो है वो गर्म एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो मक्का किस प्रकार की है? एक आर्द्र जलवायु वाली फसल है जो कि मध्यम जलवायु में होती है, जिसके ग्रोथ के लिए, वृद्धि एवं विकास के लिए जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। अगर बात करें इसके अंकुरण के लिए तो अंकुरण के लिए 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। और वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अंकुरण के लिए 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड और वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तापमान सर्वोत्तम रहता है। फसल को लगभग 500 से 800 mm वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। फसल को 500 से लेके 800 mm की वर्षा की आवश्यकता होती है। जल भराव तथा अत्यधिक सूखा दोनों ही फसल के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप जलवायु की बात करें तो मक्का की प्रॉपर ग्रोथ के लिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यकता होती है, ठीक है। यह जो है एक आर्द्र जलवायु का पौधा होता है, ठीक है। ह्यूमिड जो है क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। अगर बात करें अंकुरण की तो 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड और वृद्धि एवं विकास के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसके लिए जो जल होता है वो 500 से 800 mm जल भराव, मतलब कि 500 से 800 mm जो है इसके लिए सिंचाई यानी जल की आवश्यकता होती है। और अत्यधिक जो जल भराव वाली मृदा होती है, मतलब कि जहां पर जल भराव होता है, वो इसके लिए उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है। और सूखा भी इसके लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। अगर भूमि एवं खेत की तैयारी की भी बात की जाए, लैंड एंड फील्ड प्रिपरेशन की, तो मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, परंतु अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी का पीएच जो होता है वो 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो है सभी प्रकार की वैसे मिट्टी की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा जो है इसके लिए उपयुक्त होती है। और इसका जो पीएच होता है वो 5.5 से 7.5 के बीच जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और खेत की तैयारी के लिए एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें, ठीक है। अगर खेत की तैयारी की बात की जाए तो खेत की तैयारी जो है पहले एमबीपी प्लाउ से की जानी चाहिए और उसके बाद 2-3 बार उससे देसी हल से किया जाए और कल्टीवेटर से जुताई करके जो है पाटा लगाना चाहिए और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अंतिम जुताई के समय 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी गोबर की खाद यानी FYM का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो है खेत की तैयारी यानी फील्ड प्रिपरेशन की बात करें तो पहले जो है पहली जुताई जो है वो एमबीपी प्लाउ से करना चाहिए। उसके बाद फिर हल्की जुताई यानी 2-3 बार जो है देसी हल से या कल्टीवेटर से जुताई करें। फिर जो है पाटा लगाना चाहिए, मिट्टी को भुरभुरा कर देना चाहिए और प्रथम जुताई के पहले ही, प्रथम जुताई के समय ही लगभग 10 से 15 टन जो है वो FYM फॉर्म यार्ड मैनोर का यानी कंपोस्ट का उपयोग जो है वो करना चाहिए, जिससे कि फील्ड को प्रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। उन्नत किस्मों की बात की जाए तो क्षेत्र एवं मौसम के अनुसार उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए। कुछ प्रमुख किस्में एवं संकर किस्में इस प्रकार हैं, जैसे कि HQPM1, ठीक है। तो इस HQPM1 जो है और HQPM5 ये हाइब्रिड है। विवेक HQPM9, पूसा HM4, पूसा HM8, DHHM 117 और बायो 9544 ये सारी जो है वो हाइब्रिड किस्में हैं।
मक्का की, ठीक है, डिकैल्बी DEKLB श्रृंखला के संकर और पायोनियर श्रृंखला के संकर, ये सारे जो इसमें जो है कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पॉपकॉर्न के लिए इनके विशेष किस्मों का चयन करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके कुछ अलग अलग किस्में हैं, ठीक है, अलग अलग किस्में हैं कि जैसे बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ठीक है, और पॉपकॉर्न के लिए जो है वो अलग अलग प्रकार की किस्में होती हैं, उसका भी सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ सोइंग की अगर बात की जाए, बुआई का समय, तो खरीफ के समय जून के मध्य से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक, खरीफ में कैसे बुआई करनी चाहिए, जून के मध्य से लेकर के जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जो है वो इसका बुआई का समय होता है। और रबी के समय अक्टूबर के अंत से नवंबर तक जो है वो इसका समय होता है, ठीक है। लास्ट अक्टूबर से नवंबर तक जो है इसकी सोइंग कर सकते हैं। और जायद में फरवरी से मार्च तक जो है वो इसकी बुआई जो है वो की जाती है। समय पर बुआई करने से पौधों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन भी बढ़ता है, ठीक है। समय से अगर सोइंग करते हैं तो पौधों का विकास अच्छा होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है, ठीक है। बीज दर की बात करें, सीड रेट की, तो संकर किस्में जो है वो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बीज दर की अगर बात की जाए सीड रेट की, तो संकर किस्मों के लिए 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करना चाहिए। और सामान्य किस्म के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग किया जाता है। और बेबी कॉर्न के लिए 20 से 25 किलोग्राम हेक्टेयर और स्वीट कॉर्न के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, सामान्य किस्म के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर का उपयोग किया जाता है। बीज उपचार की बात की जाए, सीड ट्रीटमेंट की, तो बुआई से पहले बीजों का उपचार करना आवश्यक होता है। तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स द्वारा, थायरम, कैप्टाम, इसके द्वारा बीजों को शोधित किया जाता है, जिससे कि मक्का की फसल में होने वाली बीज जनित बीमारियों का प्रकोप न होने पाए, ठीक है। फफूंद जनित रोगों से बचाव हेतु कार्बेंडाजिम, थायरम प्रति 2 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से जो है वो उपयोग करना चाहिए। जैव उर्वरक जैसे एजोटोबैक्टर, एजोस्प्रियम का उपचार करने पर नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है, ठीक है। अगर हम बायो फर्टिलाइजर से शोधित करते हैं, जैसे कि एजोटोबैक्टर, एजोस्प्रिलियम से उपचार करने पे क्या होता है, नाइट्रोजन की जो उपलब्धता होती है वो उसमें वृद्धि होती है। फास्फेट घुलनशील जीवाणु पीएसबी का उपयोग भी लाभदायक होता है। यानी फास्फेट घुलनशील जो पीएसबी का उपयोग जो होता है वो भी लाभदायक होता है, ठीक है। बुआई की बीज सोइंग मेथड की बात की जाए, तो मक्का की बुआई सीड ड्रिल या कुंड नाली बीज से करनी चाहिए, ठीक है। मक्का की बुआई जो है वो सीड ड्रिल या फिर कुंड नौली की जो है के द्वारा जो है वो किया जाता है। यानी सीड ड्रिल के द्वारा जो है या फिर जो है ड्रिलिंग मेथड के द्वारा जो है वो इसकी सोइंग जो है वो की जाती है, ठीक है। कतार से कतार की दूरी जो होती है वो 60 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60 से 75 सेंटीमीटर। और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई की गहराई जो होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर रखी जाती है, ठीक है। समान दूरी पर पौधे होने से सूर्य प्रकाश, पोषक तत्व और नमी बेहतर उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो समान दूरी पर पौधे होने से सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्व और तथा नमी का जो है वो बेहतर उपयोग होता है, ठीक है। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात की जाए, उर्वरक प्रबंधन की, तो मक्का पोषक तत्वों की अधिक मांग वाली फसल है। कैसी फसल है, मक्का जो होती है वो पोषक तत्व की अधिक मात्रा में से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। मक्का को प्रॉपर वृद्धि एवं विकास के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर सामान्यता जो है वो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। फास्फोरस जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो होता है वो
40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। यानी कि एनपीके नाइट्रोजन 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस जो होता है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटाश जो है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर की दर से जो है वो देना चाहिए। ठीक है। और जो है शुरुआत के दिनों में जब पहली जुताई हम खेत की तैयारी करते हैं तो FYM लगभग 10 से 15 कुंटल के बीज जो है वो उसमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब देना कैसे चाहिए? पूरा फास्फोरस, पोटास तथा नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई के समय दें। शेष नत्रजन 2 बार भागों में, जैसे नी हाइट स्टेज जब होती है, ठीक है, जिसको हम घुटने की अवस्था कहते हैं, यानी कि जो फास्फोरस है, पोटास है, उसकी पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय जो है वो, ठीक है, 1/3 बुआई के समय दे देनी चाहिए। और नत्रजन की जो है, नाइट्रोजन जो है वो 2 बार उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। एक जब हो जाए वो 2 बार अगर घुटने की अवस्था में देना चाहिए और दूसरा जो है फूल आने से पहले जो है वो टॉप ड्रेसिंग में देना चाहिए। जब एक गांठ की अवस्था में हो जाए, नी हाइट स्टेज में, तब आधी मात्रा देना चाहिए और दूसरी मात्रा नत्रजन की जब जो है वो फ्लावरिंग स्टेज के पहले की जो अवस्था होती है तब देना चाहिए। ठीक है। टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से नाइट्रोजन देना चाहिए। यदि मिट्टी में जिंक की कमी है तो 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करना चाहिए। अगर जिंक की कमी होती है तो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक का प्रयोग खेत में करना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन की बात करें, इरिगेशन मैनेजमेंट की, तो खरीफ की वर्षा आधारित फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। रबी एवं जायद फसल में 5 से 7 सिंचाइयां अवश्य होती हैं। ठीक है। सिंचाई में क्या कहता है? खरीफ की वर्षा आधारित फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए और रबी एवं जायद फसलों में 5 से 7 सिंचाइयां जो है वो आवश्यक होती हैं। कितनी सिंचाइयां आवश्यकता होती हैं? 5 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अंकुरण हो गया, घुटना अवस्था हो गया, फूल निकलने की अवस्था हो गया, रेशम यानी सिल्किंग अवस्था हो गया और दाना भरने की अवस्था हो गया। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्थाएं होती हैं जिसको हम CRI स्टेज बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? CRI स्टेज। ठीक है। क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज की बात की जाए तो मेज में जो है वो पहली अवस्था जो होती है वो जर्मिनेशन की होती है। ठीक है। जर्मिनेशन अवस्था में नमी अवस्था होती है। दूसरी क्या होती है? नी हाइट स्टेज, नी हाइट स्टेज। ठीक है। घुटने की अवस्था होती है। और तीसरी जो है होती है वो फ्लावरिंग स्टेज होती है, फ्लावरिंग स्टेज होती है। ठीक है। फ्लावरिंग स्टेज होती है। और चौथी अवस्था जो होती है वो सिल्किंग अवस्था होती है। क्या होती है? सिल्किंग स्टेज होती है। ठीक है। सिल्किंग स्टेज होती है। और लास्ट जो होती है सिंचाई वो होती है ग्रेन फिलिंग स्टेज में। कब होती है? ग्रेन फिलिंग स्टेज में होती है। ठीक है। ग्रेन फिलिंग स्टेज में होती है। ठीक है। तो इसलिए अंकुरण के समय जो है, जर्मिनेशन के टाइम पर उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, नहीं तो उसका अंकुरण अच्छा नहीं हो पाता है। दूसरा जो है वो नी हाइट स्टेज में यानी घुटने तक की अवस्था में उसमें सिंचाई यानी जल की कमी नहीं होना चाहिए, जिससे पौधों की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है। फ्लावरिंग स्टेज यानी कि फूल निकलने की अवस्था में भी पर्याप्त मात्रा में नमी खेत में होनी चाहिए, नहीं तो फ्लावर अच्छे से नहीं आते हैं और जो है फसल प्रभावित होती है। सिल्किंग स्टेज में यानी जब उसमें सिल्क निकलते हैं, फीमेल फ्लावर्स निकलते हैं, सिल्क निकलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। जिसे हम फीमेल जो है फ्लावर्स कहते हैं, तो उस अवस्था में सिंचाई जो है वो आवश्यक है। और दाना भरते समय ग्रेन फिलिंग स्टेज में भी जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो इरिगेशन मैनेजमेंट इसके अंतर्गत होता है। ठीक है। फूल एवं रेशम निकलने के समय नमी की कमी से उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। यानी मोस्ट क्रिटिकल स्टेज जो स्टेज होती है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज जो होती है वो फ्लावरिंग स्टेज के समय, और दूसरी क्या होती है? ठीक है। दूसरी क्या होती है? फूल और रेशम निकलने समय, मतलब कि सिल्क निकलते समय। तो फ्लावरिंग स्टेज और सिल्किंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ मेज। इन दोनों अवस्थाओं में जो है वो पर्याप्त मात्रा में
सिंचाई की आवश्यकता होनी चाहिए, नई फसल का उत्पादन जो होती है वो प्रभावित हो जाता है। अगर हम वीड मैनेजमेंट की बात करें, खरपतवार प्रबंधन की बात करें, तो प्रारंभिक 30 से 40 दिन में खरपतवार नियंत्रण क्या होता है, आवश्यक होता है। 30 से 40 दिनों में सबसे ज्यादा खरपतवार की समस्याएं उसमें देखी जाती है। कौन कौन सा है? पहली निराई जो है वो 20 से 25 दिन में करना चाहिए। निराई गुड़ाई जो है वो हैंड वीडर की सहायता से या फिर जो है टिलर के माध्यम से या फिर हाथ के द्वारा, खुरपी के द्वारा जो है वो समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। ठीक है, इससे खरपतवार जो है वो फसल को प्रभावित ना कर सके। दूसरी निराई जो है वो 40 दिन के बाद करनी चाहिए। मिट्टी चढ़ाने यानी अर्थिंग अप से पौधे क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मक्का की जड़ें जो होती हैं ऊपर होती हैं, तो ऊपर जो है अगर मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है कि जड़ों में मजबूती आती है, तो अर्थिंग अप जो है वो इसमें की जाती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए एट्राजीन 50% WP का उपयोग बुआई के तुरंत बाद अनुशंसित मात्रा में किया जाता है। खरपतवार नाशी का प्रयोग विशेषज्ञ की सलाह पर ही करना चाहिए। तो एट्राजीन का प्रयोग जो है बुआई के समय जो है वो फसल में देने से भी खरपतवारों की वृद्धि नहीं होती है। इंटरसेगमेंटल एक्शन क्या होता है, अंतरिक क्रियाएं। समय समय पर जो है निराई गुड़ाई करना चाहिए, पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए, कमजोर एवं रोगग्रस्त पौधे जो होते हैं उसको निकाल देना चाहिए, जल निकास की उचित जो है वो व्यवस्था होनी चाहिए। ये इंटरकल्चर ऑपरेशन इसके अंदर किए जाते हैं। ठीक है, मेजर पेस्ट एंड देयर कंट्रोल, तो मुख्य कीट कौन कौन से होते हैं जो फसल में लगते हैं, उसका नियंत्रण कैसे करते हैं, तो फॉल आर्मी वार्म। ठीक है, फॉल आर्मी वार्म जो है वो यह वर्तमान समय का प्रमुख कीट है। इसकी इल्ली पत्तियों को खा करके गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। फॉल आर्मी वीड जो है वो ये एक प्रकार का कीट है। इसकी इल्ली जो होती है वो पत्तियां खाती हैं, यानी इसकी लार्वी जो होती हैं वो पत्तियों को काटती हैं, खाती हैं, जिससे फसल जो है वो फसल की वृद्धि जो है वो प्रभावित होती है। ठीक है, नियंत्रण की बात करें तो इसकी नियमित निगरानी करना चाहिए। इसके लिए फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। जैविक नियंत्रण हेतु जो है वो बिवेरिया बैसियाना को या फिर जैव एजेंट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिवेरिया बैसियाना का जो वो एक प्रकार का फंगस होता है जो कि मस्कर डाइन डिजीज काज करता है, उसका उपयोग इल्लियों के यानी लार्वी को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। तो जैविक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा जो है कई प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, मोनोक्रोटोफॉस, मोनोक्रोटोफास, इमिडाक्लोरोफिल, इसका उपयोग किया जाता है इसके नियंत्रण के लिए। ठीक है, इसके अलावा तना छेदक की बात करें, स्टेम बोरर की, तो इल्ली तने में छेद करके नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो फॉल आर्मी वार्म होते हैं वो जो है किस प्रकार से जो है वो पूरी तरह से जो है फसल को प्रभावित कर देते हैं और इससे जो है अंदर अंदर खोखला कर देते हैं और ये जो है अपने स्क्रीटा को छोड़ देते हैं, जिससे तमाम प्रकार के फंगल डिजीज भी इसमें हो जाते हैं। ठीक है, इसे कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, समय पर खेत के समय से ही जो है वो बुआई करना चाहिए। प्रभावित पौधों को क्या करना चाहिए, उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। प्रभावित अगर पौधे हैं या फिर इंस्पेक्शन करना चाहिए समय समय पर, उनके एग, लार्वा, प्यूपा या एडल्ट जो है दिखाई देते हैं तो उसको उखाड़ करके तुरंत जो है उनके एग्स हैं उनको मांस में देते हैं। तो एग पत्तियों पर जो एग लाइन करती हैं उसे तोड़ करके जो है वो जला देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप्स का जो है वो इसके अंदर प्रयोग करना चाहिए या फिर जो है वो इसमें हम बिवेरिया बैसियाना जो है वो जो फंजीसाइड्स हैं जो है इंटरमोपैथोजेनिक, उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी फसल को जैविक रूप से बचा सकते हैं। इसके बाद बात करें जो है वो प्रमुख रोग नियंत्रण की, मेजर डिजीज कंट्रोल की। ठीक है, तो कुछ प्रमुख रोग हैं जो कि मक्का की फसल को प्रभावित करते हैं। बात करें लीफ ब्लाइट डिजीज की, लीफ ब्लाइट यानी पत्ती झुलसा रोग। ठीक है, पत्ती झुलसा रोग की बात करें तो पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं। कैसे बनते हैं, भूरे धब्बे बनते हैं। इनके नियंत्रण के लिए रोगरोधी किस्में अपनाई जाती हैं। कैसी अपनाई जाती हैं, रोगरोधी किस्मों को अपनाना चाहिए। आवश्यकता होने पर अनुवंशिक जो फंजीसाइड है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आवश्यकता होती है तो जो है कुछ अनुशंसित जो है फंजीसाइड का उपयोग किया जाता है। रस्ट डिजीज की बात करें
तो पत्तियों पर भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। नियंत्रण जो है कंट्रोल की, तो संतुलित उर्वरक प्रयोग करें। रोगग्रस्त अवशेष जो है वो नष्ट कर देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जो है वो तमाम प्रकार के फंजीसाइड आते हैं, डाई 45 जो है उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात की जाए, ठीक है, इंटीग्रेटेड IPM का, तो इसके अंतर्गत रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैविक खाद उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 10 से 12 टन गोबर की खाद, एजोटोबैक्टर, PSB, हरी खाद, फसल और शोषों का पुनः उपयोग, ये सारे जो है वो उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स का, बायो फर्टिलाइजर्स का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, इसमें मिट्टी की उर्वरता जो होती है उसमें जैविक कार्बन में वृद्धि होती है और मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। IPM की बात करें तो स्वस्थ बीज का हमेशा प्रयोग करना चाहिए, समय पर बुवाई करना चाहिए, फसल चक्र अच्छा अपनाना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप्स लगाना चाहिए, प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर ही अनुवंशित कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। ये IPM की टेक्निक्स हैं, इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग की बात की जाए तो जब पौधे की पत्तियां सूख जाएं या भुट्टो के दाने कठोर हो जाएं, चमकीले हो जाएं और उन्हें लगभग 20 से 25% जो है वो नमी रह जाए, तब फसलों की कटाई करना चाहिए। ठीक है, तो जब कटाई के समय कितनी नमी होनी चाहिए, 20 से 25% जो है वो जब नमी रह जाए तभी फसल को काटना चाहिए। कटाई के बाद भुट्टो को सुखाकर दानों की मड़ाई करना चाहिए और भंडारण के लिए लगभग 12 से 13% नमी जो है वो इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 12 से 13% नमी जो है वो अनाजों में नहीं होना चाहिए, तभी भंडारित उसको करना चाहिए। भंडारण के लिए स्टोरेज से पहले दानों को अच्छी तरह सुखाना चाहिए, साफ सूखे गोदाम में रखना चाहिए और समय समय पर उसके निरीक्षण करना चाहिए, इंस्पेक्शन करना चाहिए और कीटों से उन्हें बचाना चाहिए। उपज की बात करें, उन्नत कृषि तकनीकों को जो है वो अपनाना चाहिए। सामान्य किस्में 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, संकर किस्में 60 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर, ये जो है इसकी उपज प्राप्त होती है। यानी सामान्य किस्मों से कितना उत्पादन प्राप्त होता है, 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और हाइब्रिड किस्मों से 60 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अनुकूल परिस्थितियों एवं उत्कृष्ट प्रबंधन में इससे अधिक उत्पादन भी प्राप्त किया जा सकता है। अनुकूल परिस्थितियों को अपना करके, अच्छा प्रबंधन करके भी अच्छा उत्पादन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अच्छी तकनीकों को अपना करके, सही विधियों को अपना करके मक्का से ज़्यादा उत्पादन जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको जो भंडारण करे सही रूप से अनाज को सुखा करके अच्छे साफ सुथरे गोदाम में, ठीक है, जो है जहाँ पर ज़्यादा जो है वो नमी ना हो और पूरा क्लोज्ड एरिया हो, ज़्यादा हवा का आवागमन ना हो, एयर टाइट इन्वायरमेंट में उसको हमें स्टील के ड्रम्स में जो है या फिर भूसे के बैग्स में अगर कर रहे हैं तो भूसे के अंदर जो है भंडारित करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।